वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैग CAG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए उसे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हम लोग देखें तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य काम है ऑडिट करना। इसका मुख्य काम क्या होगा? तो ऑडिट करना। याद रखेंगे। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो फैक्ट यहीं पे आ गया कि इस कैग को किस आर्टिकल में रखा गया? तो अनुच्छेद 148 में। तो अनुच्छेद 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात CAG को रखा गया है। तो CAG के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 148 में। VVI है 148 में कैग का वर्णन है CAG का। जनता के द्वारा सरकार को चुन लिया जाता है, तब सरकार और जब सरकार बन जाती है और शासन करती है तो बहुत सारे खर्च करती है, और जो खर्च करती है वह सब जनता का ही पैसा होता है। और कहीं पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो, कहीं कोई घोटाला ना हो। जहाँ खर्च होनी चाहिए वहीं पर सरकार पैसे की खर्च करे। तो इन्हीं सब की निगरानी, लेखा जोखा और हिसाब किताब के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो सरकार जब चुन ली जाती है, सरकार का गठन हो जाता है, तो उसके बाद जो टैक्स लिया जाता है वो जनता का पैसा होता है। तो उसके बाद अपने डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार से उस पैसे का यूज कर रही है गवर्नमेंट, कहाँ खर्च कर रही है, कहीं घोटाला तो नहीं कर रही है। तो इन सब का लेखा जोखा, हिसाब किताब और निगरानी का काम कौन करता है? तो वह काम करता है कौन? CAG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। याद रखेंगे CAG का यही काम है, कंट्रोल कर। तो ये काम है CAG का, याद रखेंगे। अर्थात पैसों का हिसाब किताब रखना, जो गवर्नमेंट पैसे का यूज करती है, इस्तेमाल करती है, खर्च करती है, उन सब का हिसाब किताब रखना, उस सब का निगरानी करना, उन सब का ब्यौरा रखना, यह काम है CAG का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो 148। याद रखेंगे 148। पूरे भारत में एक ही लेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो केंद्र एवं राज्य दोनों के खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो याद रखेंगे कि पूरे भारत में एक ही कैग होता है, एक ही कंट्रोलर एंड नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, जो केंद्र और राज्य दोनों के खर्चों का नियंत्रण रखता है। याद रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। याद रखेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है, अर्थात जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसका यह प्रधान होता है। लेखा का मतलब होता है निगरानी करना, ये ऑडिट करना, पैसों की कहाँ खर्च होगी, कहाँ उसको यूज किया जाएगा, कहाँ खर्च किया गया, इन सब का देखरेख लेखा विभाग करता है। याद रखेंगे। और उस सब का हेड कौन होता है? तो यही होता है कैग, CAG। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था भीमराव अंबेडकर ने? कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। याद रखेंगे, यह बात कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक कहे जाते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और अगर ये ईमानदारी पूर्वक कार्य करे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, निर्वाचन आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है अर्थात CAG होता है, कैग, ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक कहे जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। न्यायपालिका से ये फ्रीडम होते हैं और सरकार का इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। और अगर ये ईमानदारी पूर्वक कार्य करे तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। यह बात कहा था BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर ने, इम्पोर्टेंट है। राज्य स्तर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र स्तर पर 1976 से लेखा परीक्षण अर्थात ऑडिटिंग का काम कर रही है, जबकि राज्य स्तर पर लेखांकन एवं लेखा परीक्षण दोनों कार्य करती है। तो याद रखेंगे, यह जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह केंद्र स्तर पर 1976 ईस्वी से लेखा परीक्षण का काम कर रही है, लेकिन राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य स्तर पर ये लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों स्तर का काम करती है। तो केंद्र स्तर पर यह CAG का काम क्या है? तो केंद्र स्तर पर यह CAG केवल ऑडिटिंग का काम करती है अर्थात लेखा परीक्षण का काम करती है, लेकिन राज्य स्तर पर यह लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग और ऑडिटिंग अर्थात लेखा परीक्षण दोनों तरह का कार्य करती है। 1976 से 1950 से 1976 तक, 1950 से लेके 1976 ईस्वी तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र स्तर पर लेखा परीक्षण एवं लेखांकन दोनों का कार्य कर रही थी। तो याद रखेंगे कि 1950 से 1976 तक यह जो कैग था अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक था, वह केंद्र स्तर पर लेखा परीक्षण एवं लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों स्तर का काम कर रही थी। लेकिन 1976 के बाद केंद्र स्तर से इसे अकाउंटिंग के काम से मुक्त कर दिया गया और केवल ऑडिटिंग का काम यह देखने लगी। कब? केंद्र स्तर पर 1976 से, याद रखेंगे। लेकिन 1950 से 1976 के बीच यह जो CAG था वह केंद्र स्तर पर दोनों तरह का काम देखता था। कौन? अकाउंटिंग का भी और ऑडिटिंग का भी। लेकिन राज्य स्तर पर यह दोनों तरह का काम देखता है। लेखांकन का मतलब क्या है? तो लेखांकन का मतलब है कि कितने पैसे सरकार ने खर्च किया, कहाँ पे खर्च किया, इसका हिसाब किताब रखना। लेकिन लेखा परीक्षण का मतलब है कि लेखांकन की जांच करना, अर्थात पैसा सही जगह पे सही ढंग से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जांच करना। तो देखिए, लेखांकन का क्या मतलब है? लेखांकन का मतलब है कि पैसा खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, किस जगह पे खर्च हुआ, यह लेखांकन कहा जाता है। यानी कि जो ब्यौरा होता है, खर्च का ब्यौरा, वह लेखांकन होता है। लेकिन जो ऑडिटिंग होता है अर्थात लेखा परीक्षण होता है, लेखा परीक्षण इसका मतलब होता है कि लेखांकन का जांच करना, अर्थात जो पैसा खर्च हुआ, यह पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, सही जगह पे खर्च हुआ या फिर नहीं हुआ। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 148 में। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 148 में, 148 में लिखा गया है। और किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह पर। तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, सीएजी की नियुक्ति करता है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 148 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या इन दोनों में से जो पहले हो। तो सीएजी अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो कार्यकाल होती है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र, इन दोनों में से पहले हो। अर्थात यदि कैग बनने के बाद वह 6 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने से पहले ही वह क्या हो गया? तो उसका उम्र 65 वर्ष हो गया तो वह रिटायर हो जाएगा। लेकिन यदि 65 वर्ष नहीं हुआ तो पूरा कार्यकाल उसका 6 वर्ष तक रहेगा, 6 वर्ष के बाद वह रिटायर होगा। तो कैग का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हुआ हो वही होता है, याद रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन संचित निधि से दिया जाता है और वर्तमान में इसका वेतन कितना है? तो 2,50,000। तो याद रखेंगे कि इनका वेतन कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से। तो कैग का जो वेतन मिलता है वह संचित निधि से मिलता है। और वर्तमान में यदि कैग की वेतन के बारे में बात की जाए तो वह है 2.5 लाख, 2,50,000। तो वर्तमान में सीएजी का जो वेतन है वह 2,50,000 है, याद रखेंगे। और इन्हें यह वेतन कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से मिलता है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय संविधान में कैग अर्थात जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी योग्यता के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, पर मगर संसद अपने स्तर से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को क्या करते हैं? तो कैग की नियुक्ति करते हैं। हालांकि यह जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में कैग के योग्यता के बारे में कहीं वर्णन नहीं किया गया, लेकिन संसद जो है अपने स्तर से मुख्यतः जो आईएएस अधिकारी रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हीं को यह कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, याद रखेंगे, रिटायर्ड आईएएस को। तो भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये राजीव महर्षि नहीं है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इसे। गिरीश चंद्र मुर्मू। तो वर्तमान में भारत के वर्तमान कौन है महालेखा परीक्षक? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, याद रखेंगे। ये कौन से नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के, याद रखेंगे, ये 14वें नंबर के हैं। ये वर्तमान में भारत के 14वें सीएजी हैं। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक हैं। इंपॉर्टेंट है, राजीव महर्षि नहीं है, इसके पहले थे राजीव महर्षि। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने का वही तरीका है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने का वही तरीका है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का है। इम्पोर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने के लिए दोनों सदनों से 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से पास होने के बाद
राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, परंतु CAG को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, याद रखेंगे, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो उससे पहले लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है, तभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है या फिर ये नहीं हटाए जा सकते। तो याद रखेंगे कि यदि कैग को उनके पद से हटाना है तो कम से कम लोकसभा से कम 100 और राज्यसभा से कम 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। और उसके बाद उनके पद से हटाने के लिए दोनों सदनों से कम से कम 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से यह पास होना पड़ेगा। उसके बाद वह पास होकर कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, और तब जाके राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद क्या किया जाएगा? तो CAG को उनके पद से हटाने पर विचार किया जाएगा, अन्यथा CAG को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कितना? लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा से कम 50 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। एग्जाम में यह पूछा गया है। भारत के पहले महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे? तो नरहरि राव। तो इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि भारत के पहले CAG कौन थे? तो नरहरि राव, याद रखेंगे, नरहरि राव। जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उन्हें किसी सरकारी या लाभ के पद पर नहीं रखा जाता, यानी ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और सरकार के मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये लाभ के पद नहीं हैं। अर्थात ये किसी निजी कंपनी के मालिक नहीं बन सकते, डायरेक्टर नहीं बन सकते, किसी गवर्नमेंट जॉब को वह नहीं कर सकते। तो याद रखेंगे, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और सरकार के मंत्री ये बन सकते हैं, क्योंकि ये इन सभी को लाभ का पद नहीं माना जाता। जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इन्हें किसी सरकारी या लाभ के पद पर नहीं रखा जाता, लेकिन ये नेता बन सकते हैं। तो हमारे संविधान में कितना विचित्र है कि नेताओं को सरकारी लाभ का पद नहीं माना जाता और उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जो 36 वर्ष नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हें लाभ का पद माना जाता है और वे चुनाव नहीं लड़ सकते। खैर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर उसे हटा दे। उसे हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। जो कैग होते हैं, CAG होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नहीं होते। मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर CAG को नहीं हटा सकते और उन्हें हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद 149 में लिखा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य एवं शक्तियाँ। तो अनुच्छेद 149 में क्या लिखा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य एवं शक्तियाँ। तो आर्टिकल 149 में क्या लिखा गया? आर्टिकल 149 में लिखा गया है CAG की कार्य एवं शक्तियाँ, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती है। तो अभी हमने क्या देखा कि केंद्र के लिए केवल ऑडिटिंग का काम करती है, लेकिन राज्य के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों का काम करती है। लेकिन 1976 से पहले और 1950 के बाद ये केंद्र स्तर पर भी दोनों तरह का काम करती थी। तो कैग जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती है, याद रखेंगे। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 149 में इसके शक्तियों के बारे में। राज्य के अंदर यह अकाउंटेंट जनरल होते हैं जो लेखा संबंधी जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देते हैं और उसका परीक्षण करते हैं।
तो राज्य के अंदर जो CAG होते हैं वे अकाउंटेंट जनरल होते हैं। याद रखेंगे, राज्य के अंदर अकाउंटेंट जनरल होते हैं, लेखा परीक्षक होते हैं जो लेखा संबंधी सभी जानकारी CAG अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देते हैं। और महालेखा परीक्षक क्या करते हैं, तो उसका परीक्षण करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि से जितना पैसा खर्च होता है उसका लेखा परीक्षण करता है, हिसाब किताब करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि से जितना पैसा खर्च होता है उसका क्या करता है, तो लेखा परीक्षण करता है, ब्यौरा का हिसाब किताब रखता है। याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि से जितना खर्च होता है उसका भी लेखा परीक्षण करते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की संचित निधि से जितना पैसा खर्च होता है उसकी भी क्या करता है, उसकी भी ये लेखा परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, तो ऑडिटिंग करते हैं। याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सभी कंपनियों के खर्चों की भी जांच करते हैं। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं वे सभी कंपनियों के खर्चों की भी जांच करते हैं। जितनी सारी कंपनियां होती हैं उनकी भी खर्चों की क्या करते हैं, तो ये जांच पड़ताल करते हैं, परीक्षण करते हैं। याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सभी सरकारी खरीद एवं बिक्री की भी जांच करते हैं। तो ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं सरकारी खरीद एवं बिक्री की भी जांच करते हैं। अर्थात सरकार क्या क्या चीज़ पर खरीद किया, किन किन चीज़ों को बेचा, इन सब की रिपोर्ट, इन सब का परीक्षण कौन करता है, इन सब का हिसाब किताब और ब्यौरा रखता है कौन, तो CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखेंगे, अनुच्छेद 151 में क्या लिखा गया, तो अनुच्छेद 151 में लिखा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देते हैं। तो राज्यों के अंदर में राज्यपाल को, जबकि केंद्र के अंदर में राष्ट्रपति को देते हैं। तो अनुच्छेद 151 में लिखा गया है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं अपनी रिपोर्ट केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को, जबकि राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल को देते हैं। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे संसद में पहुंचाता है, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों का लेखा रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उसे विधानसभा में पहुंचाता है। तो याद रखेंगे, अभी हमने बताया कि चूंकि केंद्र के अंतर्गत जो रिपोर्ट होता है उसका रिपोर्ट जो CAG होता है वह राष्ट्रपति के पास पहुंचाता है और फिर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति उसे संसद में पहुंचा देता है। और जबकि केंद्र के अंदर में यह जो CAG होता है वह लेखा रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को अपने राज्य के अंदर के विधानसभा में पहुंचा देता है। याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या फिर मित्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या फिर मित्र कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या मित्र किसे कहते हैं, तो CAG को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 150 में क्या लिखा गया, तो अनुच्छेद 150 में लिखा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्य के लेखा का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो अनुच्छेद 150 में लिखा गया है
कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्य का जो लेखा का प्रारूप होता है वह किस प्रकार का होना चाहिए, याद रखेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करता है, क्योंकि जब कोई संदेह होता है तो लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से सलाह लेता है। किस संबंध में? तो लेखा के संबंध में। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है, क्योंकि जब कोई संदेह होता है तो लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से सलाह लेता है। किस संबंध में? तो लेखा के संबंध में, अकाउंटिंग के संबंध में। CAG के कारण ही, इसी कैग के कारण ही कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोलगेट घोटाला, तो कोयला घोटाला और काफ़ी प्रसिद्ध 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोलगेट घोटाला इत्यादि का पर्दाफाश हुआ। ये सभी घोटाले कांग्रेस की सरकार के अंतर्गत हुए थे। तो इसी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा कोयला घोटाला, प्रसिद्ध 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोलगेट घोटाला, इन सभी का पर्दाफाश हुआ। तो ये तो था हमारा CAG कैग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें इसके बारे में याद रखेंगे कि CAG का वर्णन है आर्टिकल 148 में, 148 में। इसका काम क्या है? तो राज्यों और केंद्रों के जो पैसों का खर्च है, कहाँ पे खर्च करती है और कितना पैसा खर्च कर रही है, इन सभी का निगरानी करना, लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब करना अर्थात ऑडिट, और उसके बाद क्या करना? अकाउंटिंग करना, लेखा परीक्षण करना और साथ ही साथ क्या करना? तो अभिलेख स्थापित करना, याद रखेंगे। उसके बाद लेखांकन करना और लेखा परीक्षण करना। 1950 से 1976 तक केंद्र सरकार के अंतर्गत यह लेखा परीक्षण और लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम कर रही थी, जबकि 1976 के बाद केंद्र से यह लेखांकन का काम खत्म कर दिया, अकाउंटिंग का काम खत्म कर दिया और केवल ऑडिटिंग का काम करने लगा, जबकि राज्यों के अंतर्गत यह अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों तरह का काम करता है, याद रखेंगे। भारत के पहले CAG कौन थे? नरहरि राव। और वर्तमान में जो 14वें हैं, 14वें कौन हैं CAG? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। 13वें कौन थे? तो राजीव महर्षि थे। 13वें राजीव महर्षि थे। ये संविधान से स्वतंत्र होते हैं, याद रखेंगे। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। CAG इन सभी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इनकी उम्र कितनी होती है? तो इनके लिए 6 बरस या 65 बरस की आयु जो पहले है, यही इनका कार्यकाल की अवधि होता है। 6 बरस या 65 बरस, इन दोनों में से जो पहले हो, याद रखेंगे। इन्हें वेतन कितना मिलता है? तो 2,50,000 और इन्हें वेतन केंद्र की संचित निधि से प्राप्त होता है। कहाँ से? संचित निधि से। और जो रिटायर्ड IAS होते हैं वही मुख्यतः इस पद पर होते हैं, याद रखेंगे। और इन्हें एक नाम से और जाना जाता है कि ये भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के मुखिया होते हैं। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के क्या होते हैं? तो ये मुखिया होते हैं, याद रखेंगे। और आर्टिकल 50 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 50 में लिखा गया है, आर्टिकल 49 में इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 149 में इनके कार्य एवं शक्तियों के बारे में वर्णन है। इनको हटाने के लिए लोकसभा से कम 100 और राज्यसभा से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। और इनको विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से ही इन्हें हटाया जा सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 150 में क्या लिखा गया कि कैग के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, अर्थात कैग राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि केंद्र और राज्य का जो लेखा का प्रारूप होना चाहिए वह किस प्रकार होना चाहिए, अर्थात ये सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इसी कारण इन्हें लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या
क्या कहा जाता है, तो मित्र कहा जाता है। और जबकि आर्टिकल 151 में लिखा गया है कि ये अपनी रिपोर्ट किसे दो सौंपते हैं, तो केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को और राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल को, याद रखेंगे। और ये बहुत सारे काम करता है, सरकारी खरीद बिक्री की जांच करता है, सरकारी कंपनियों की खर्चों की जांच करता है, और साथ ही साथ राज्यों की और केंद्र की आकस्मिक निधि के खर्च का जांच करता है, संचित निधि का खर्च का जांच करता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। इतना ही चीज़ें ज़्यादा पूछा जाएगा। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, इन सभी का पर्दाफाश किसने किया था, तो यही CAG ने, याद रखेंगे, कैग ने। तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। जनरली हम लोग इसको याद रखेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है आर्टिकल 148 के बारे में कि अनुच्छेद 148 में किसका वर्णन है, तो CAG का, याद रखेंगे, CAG का। तो ये तो था हमारा कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके संबंध में प्रश्न आते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे भारत जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।